ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड हम लोग आफ्टरनून। पिछले टर्म पे कुछ डाटा के बारे में देखे थे कि डाटा क्या है, आंकड़े। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से एक बार दोहरा लेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो आज का टॉपिक है डाटा एंड इट्स एनालिसिस, जैसा कि आपका पेपर का भी नाम है, डाटा एनालिसिस। इसमें हम लोग मेनली देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स नेचर एंड टाइप्स, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसका क्या नेचर है, डाटा क्या होता है, और कितने प्रकार के स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं। डाटा की मीनिंग, आंकड़ों को अगर आप समझना चाहें तो वास्तव में जो डाटा शब्द है वो डेयर शब्द से निकला हुआ है, और डेयर का मतलब होता है समथिंग गिवन, कुछ दिया गया है आपको। अब देने का मतलब डाटा का फॉर्म कोई भी कुछ भी हो सकता है, संकेत हो सकते हैं। पिछले ट्रिप पे आपसे चर्चा भी हुआ था क्लास में। डाटा इज ए प्लूरल, और इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो है डेटम। हम डेटम जब कहेंगे तो डेटम उसका सिंगुलर एक वचन के रूप में हम डेटम शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के रूप में हम जो प्रयोग करते हैं वो नाम है डाटा। डाटा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम, या आंकड़ों को बहुवचन के रूप में निरूपित करने के लिए हम डाटा शब्द का प्रयोग करते हैं, और एक वचन में उसको हम डेटम के शब्द से नाम जानते हैं। अगर हम कहें कि डाटा क्या है या आंकड़े, हिंदी में इनको किसी बुक में आपको प्रदत्त भी मिलेगा। प्रदत्त क्या है, आंकड़े क्या है, आप एक शब्द में कह सकते हैं कि कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, कोई ऐसे तथ्य, तथ्य कुछ भी हो सकते हैं, कोई ऐसे तथ्य जो अव्यवस्थित है, किसी व्यवस्था में, किसी क्रम में, किसी ऑर्डर में उसको व्यवस्थित नहीं किया गया है, उसको हम डाटा के रूप में समझते हैं। और जो रा डाटा है उसको आप रा डाटा या कच्चा आंकड़े भी कह सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, और उन सभी 100 विद्यार्थियों की आईक्यू एक कागज पे लिख दिया गया है। किसी का 180, 120, 140, 70, 90, 100, 110, ऐसे बहुत सारे आप जानते हैं कि आईक्यू के आप मेजर करके किसी एक शीट पे 100 लोगों के आंकड़े का रख दिया जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। बस इतना भर है कि उन 100 विद्यार्थियों की आईक्यू को एक हैब्जर्ड तरीके से कहीं पे निरूपित किया गया है, लिखा गया है। तो वो एक रा डाटा है, उसको आप कच्चा आंकड़ा कहते हैं। वो जो रा डाटा है उसको आप एक कच्चा आंकड़ा देते हैं, उसके कोई मीनिंग, कोई अर्थ उससे निकलने वाला नहीं है। और जब इसी को आप ऑर्गेनाइज्ड कर दें, अर्थात जो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स हैं, जो अव्यवस्थित तथ्य हैं, इन अव्यवस्थित तथ्यों को किसी एक क्रम में, किसी एक सिस्टम में, किसी एक श्रेणी में जब उसको आप व्यवस्थित कर देते हैं तो वो सूचना बन जाती है। आपको कुछ सूचित करने लगता है, कुछ बताने लगता है, उसका कुछ मीनिंग निकलने लगता है। और एक्चुअली जब डाटा की हम बात करते हैं तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, जो भी तथ्य हैं या जो भी आप उसको सूचनाएं कह लीजिए, जब उसको आप फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स के फॉर्म में, और वो कुछ भी हो सकता है, उसको क्वालिटी हो सकती है, किसी की कोई गुण हो सकता है, कोई विशेषता हो सकती है, किसी भी समूह के जो मेंबर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जब गुण विशेषताओं को आप नंबर देना शुरू करते हैं तो हम जनरली स्टैटिस्टिक्स में डाटा को वही कहते हैं कि वो डाटा हमारा उससे मतलब। मेजरमेंट पे भी चर्चा हुआ था कि स्तर कितने प्रकार के होते हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट या लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो डाटा आप तभी डिराइव कर सकते हैं जब किसी चीज को आप मापन करें। जब किसी चीज का मापन करेंगे तभी डाटा आएगा। जब हमने कहा 100 विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि को आप मापेंगे, मेजर करेंगे। आप कह रहे हैं 100 विद्यार्थियों के एकेडमिक अचीवमेंट,
तो 100 विद्यार्थियों के एकेडमिक अचीवमेंट को आप मेजर करेंगे। आप कह रहे हैं 100 विद्यार्थियों का कोई एटीट्यूड, कोई एप्टीट्यूड या पर्सनालिटी या इंटरेस्ट, तो जो कोई भी गुण या विशेषता की बात करें, जो भी कोई क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डाटा आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि किसी गुण या विशेषता को मापा नहीं जाएगा, जब तक उसका आप मेजरमेंट नहीं करें। और मेजरमेंट आप जानते हैं 4 स्तर पे होता है, पिछले टर्म पे हमने आपसे चर्चा भी किया था। नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल और रेशियो लेवल। चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपसे पिछले टर्म में चर्चा कर लिया था, वो आप जानते हैं। और जब मेजरमेंट करने की बात कही जाएगी, डाटा इकट्ठा करने की बात कही जाएगी, आप सभी लोग अपने डिजर्टेशन में डाटा इकट्ठा करने के लिए किसी न किसी टूल की बात किए होंगे, या अगर कोई इंपेरिकल डाटा नहीं इकट्ठा कर रहा होगा तो वो कुछ क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा कर रहा होगा, तो वो क्वालिटेटिव डाटा के लिए किसी न किसी प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स को जाएगा। तो जो डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं, जैसे हमने कहा कि आप 100 विद्यार्थियों की आईक्यू आपको मेजर करना है, तो 100 विद्यार्थियों की आईक्यू को मेजर करने के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई उपकरण होगा, कोई न कोई टूल होगा। इट में बी भाटिया बैटरी टेस्ट, इट में बी जलोटा टेस्ट, इट में बी कोई भी जो सा भी आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी अगर आप टूल यूज कर रहे हैं तो वो टूल आपको होना चाहिए। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स का प्रयोग करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इकट्ठा करते हैं ऑन द डिफरेंट वेरिएबल्स। विभिन्न प्रकार के चर हो सकते हैं। चर पे भी चर्चा हुआ था कि चर क्या होता है। कोई भी परिवर्ती गुण या विशेषता को आप चर कहते हैं, तो उसके आधार पे उनको आप मेजर करते हैं। तो जब आप कोई टूल लगाएंगे किसी चर को माप करने के लिए, तो विभिन्न प्रकार के टूल आपके पास उपलब्ध है। और इस आधार पे जैसा टूल आपका होगा, जिस प्रकार का चर होगा, जैसे वेरिएबल होंगे, उसी हिसाब से डाटा भी आपका क्वालिटेटिव हो सकता है या क्वांटिटेटिव हो सकता है। या तो गुणात्मक आंकड़े हो सकते हैं या मात्रात्मक आंकड़े हो सकते हैं, दो ही प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर वेरिएबल। जैसे चर की आपकी विशेषता होगी, जैसे गुण होगी, उसी के हिसाब से आपको डाटा या तो गुणात्मक रूप से मिलेगा या मात्रात्मक रूप से मिलेगा। लेकिन रिसर्च में डाटा को जब हम बात करते हैं, अगर हम डाटा एनालिसिस की बात कर रहे होंगे, तो हम लेमैन जिस तरह से डाटा का यूज करता है हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम रिसर्च में डाटा का जहां भी बात करेंगे तो डाटा का मतलब हो गया कि डाटा का कलेक्शन, डाटा का कैटेगराइजेशन, डाटा का एनालिसिस, और एक चीज और उसमें जोड़ सकते हैं, डाटा का इंटरप्रिटेशन, जो कि मेनली हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। तो रिसर्च में डाटा का मतलब उसका संबंध जो है वो उसके आंकड़ों को इकट्ठा करने से है, आंकड़ों को वर्गीकृत करने से है, और आंकड़ों को विश्लेषित करने के हमारा एस्पेक्ट से निकलता है। और कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसा तथ्य जिसको आप जानते हैं या जिसको आप एज्यूम करते हैं, जो किसी कैलकुलेशन का आधार या किसी रीजनिंग का आधार बनता है, वो डाटा है। जैसे आप निगमन विधि या आगमन विधि की बात करते हैं, आप एक्वायरिंग नॉलेज के बहुत सारे मेथड्स जानते हैं कि कैसे कैसे नॉलेज एक्वायर किया जाता है। तो इन फैक्ट्स की जो आपको ज्ञात है या जिसको आप मान रहे हैं, वो आधार बनता है आपके रीजनिंग का, तर्क करने का, या किसी चीज को कैलकुलेट करने का। कई स्टेटिशियन है, उन्होंने डाटा को अलग तरीके से कैटेगराइज किया है, डिफाइन भी किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि डाटा इंफॉर्मेशन इन रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म सच एज अल्फाबेट्स, numbers, symbols that refer to or represent conditions, ideas or objects। यदि आपने किसी को कोई शब्द दे दिया, कोई अक्षर दे दिया, कोई संकेत दे दिया, कोई भी रहा, वो जो कि किसी परिस्थिति को, किसी के विचार को या किसी व्यक्ति को, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको आप डाटा इंफॉर्मेशन के रूप में समझ सकते हैं। और अभी प्रेजेंट में डाटा इज लिमिटलेस, इसलिए एक अलग ब्रांच, अभी आप देखिए तो डाटा की स्टडी की एक अलग ब्रांच ही पूरी है, स्टडी ऑफ नॉलेज की, जिसको आप डाटा साइंस कहते हैं। हर जगह डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, एवरी डे, एवरी मोमेंट, हर साल, हर समय कुछ ना कुछ डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। आप जिस मोबाइल को यूज कर रहे हैं, जिस लैपटॉप को, जिस टैबलेट को आप यूज कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारा डाटा आप
यूज कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, या फिर आप किसी को एसएमएस भेज रहे हैं, कोई साइट सर्च कर रहे हैं, कोई रिव्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये एक लिमिटलेस है, इसकी कोई सीमा नहीं है आपके बात करने के। इसलिए एक अलग ब्रांच ही, साइंस की एक अलग ब्रांच ही डेवलप हो रही है, जिसको आप डाटा साइंस कहते हैं, डाटा साइंस के नाम से वो जानी जा रही है। और ये डाटा इस यूनिवर्स में हर जगह है, एवरीवेयर। भगवान जी हैं डाटा, है ना, जैसे कहते हैं कि भगवान भगवान जी सर्वव्यापी हैं, हर जगह उपस्थित हैं, वैसे ही डाटा जी भी एक भगवान जी हैं, वो हर जगह अवेलेबल हैं। सोते जागते उठते बैठते हर जगह डाटा से आपका पाला पड़ना है, हर जगह। तो इसको आप इनलिमिटलेस कह सकते हैं। एक दूसरे तरह से कंप्यूटर साइंस में हम डाटा की बात करते हैं, जहां पर आप जानते हैं कि जो डाटा है, कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन जो करता है वो 0 और 1 के रूप में करता है, बाइनरी नंबर। जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते होंगे, बाइनरी सिस्टम जानते होंगे, वो जिसमें अब एंड गेट, नैंड गेट, नार गेट, बहुत सारी ऐसे आप जानते होंगे। तो कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा डाटा का मीनिंग है वही चीज, लेकिन वो कंप्यूटर एक मैग्नेटिक ऑप्टिकल के रूप में थोड़ा सा बदल जाता है। द क्वांटिटीज, कैरेक्टर्स आर सिंबल्स ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म। कोई भी गुण, कोई कैरेक्टर या कोई संकेत जिस पर कोई संक्रिया की जा सके, है ना, कोई ऑपरेशंस की जा सके बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा, विच में बी स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एक बात तो हो गई कि ऑपरेशन हो सके, और आप जानते हैं कि कंप्यूटर कोई भी चीज, चाहे वो शब्द हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे वीडियो हो, उन सबको 0 और 1 के फॉर्म में पढ़ता है, उसी को कैलकुलेट करता है, उसी को ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और इसको वो स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में। जैसे आज डाटा के रूप में हम लोग डाटा यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल का, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से मैं जो बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ दिखाए जा रहे हैं वो आप तक दिखाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में आपके पास उपस्थित हो रहा है। एंड रिकॉर्ड्स एंड मैग्नेटिक ऑप्टिकल और मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडिया, और इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं मैग्नेटिक ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल रिकॉर्डिंग के माध्यम से। आप चाहें तो इसका ईमेल पे आपके ड्राइव में आएगा, इसको डाउनलोड करके और फिर आप फर्दर इसके यूज के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस में या कंप्यूटर साइंस में इसकी मीनिंग थोड़ी अलग हो जाती है। एंड सिंबल्स आर सिग्नल्स दैट आर इनपुट स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर फॉर आउटपुट एज यूजेबल इंफॉर्मेशन। अब जानते हैं दो तरह की प्रक्रियाएं कंप्यूटर में होती है, इनपुट आउटपुट, और बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग। तो आप कुछ उसमें डालते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और बाद में आपको आउटपुट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में वो चीजें दिखाई देती है। तो कंप्यूटर साइंस में भी डाटा को हम इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में डाटा को समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा है जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्टैटिस्टिक्स से जिसका संबंध है, जिसको आप कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशनल, कोई गणितीय संक्रिया कर सकते हैं। इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 फॉर्म्स, दैट इज काउंटेबल डाटा एंड मेजरेबल डाटा। जिसको आप काउंट कर सकें, गिन सकें, है ना, गिना जा सकने वाला आंकड़ा, जैसे फ्रिक्वेंसी, जिसे कहते हैं आवृत्ति, किसी समूह में विद्यार्थियों की संख्या, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, किसी डिपार्टमेंट में शिक्षकों की संख्या, किसी विश्वविद्यालय में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग स्कूल्स में विद्यार्थियों की संख्या, इनको आप गिन सकते हैं, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी के रूप में काउंटेबल डाटा है। और कहीं कहीं ऐसी चीजें होती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उनको मेजर किया जाता है। जैसे आप कहते हैं किसी की एटीट्यूड को मेजर करना, जैसे हम कहते हैं कि सहमत, तटस्थ, असहमत, अत्यधिक सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत, अत्यधिक असहमत। तो इस तरह से जो मेजरेबल डाटा है वो स्केल के फॉर्म में या सातत्य के रूप में आपको स्केल्ड फॉर्म में मिलता है। तो न्यूमेरिकल डाटा दो प्रकार का हो सकता है। डाटा का बहुत गहन संबंध जो है वो स्टेटिस्टिक्स से है, सांख्यिकी से है, जो इस पेपर का क्रक्स है एक तरह से कह लीजिए। और जो स्टेटिक्स है, सांख्यिकी है, इसके कई आप कई भाषाओं में इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन सभी का स्थान जो है वो पॉलिटिकल स्टेट से ही लिया गया है। जैसे लैटिन में इसको स्टेटस कहते हैं,
जिसका मतलब है राजनीतिक स्थिति क्या है ना, स्टेटस, स्थिति। स्टैटिक्स को साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट भी कहते हैं, साइंस ऑफ किंग्स कहते हैं। एक तो एस्पेक्ट ये है कि जहां पर कोई किंगडम या कोई राज्य अपने क्षेत्र विशेष के लोगों की विभिन्न प्रकार की जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों को अपने राजनीतिक क्षेत्र में रखने की जो कोशिश करता था, वो स्टैटिक्स है। और जो आधुनिक आप अगर बात करें जो सांख्यिकी है, उसका जो प्रादुर्भाव कुछ लोगों का मानना है कि ये जुआ से आया है, जैसे गैम्बलिंग, जुआ खेलना। एक्चुअल में 17वीं शताब्दी में जब कुछ जुआड़ी थे तो वो जुआ खेलते थे, तो वो हर बार जीतने की कोशिश करते थे, है ना। इसका एक हिस्ट्री है, अभी हिस्ट्री पे आप हम आएंगे। तो कुछ लोगों का मानना है कि स्टैटिक्स वहां से आया जहां से गैम्बलिंग की शुरुआत हुई, है ना। गैम्बलर्स की पहली सोच थी कि हम हर खेल में जीत जाएं, तो वो गैम्बलिंग से इसका कुछ लोग इसका एग्जिस्टेंस मानते हैं। और स्टैटिक्स जो है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। वो ब्रांच की वह शाखा है जिसमें आप आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों की व्याख्या करते हैं। और आजकल ये जो साइंस की ब्रांच है, ये हर प्रकार के साइंस में यूज्ड है, चाहे प्योर साइंस हो, चाहे अप्लाइड साइंस हो, चाहे सोशल साइंसेज हो, चाहे लैंग्वेजेज हो। हर क्षेत्र में आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। आवाज आ रही है? यस यस सर। Yes. स्टैटिक्स की मीनिंग को हम तीन तरह से समझ सकते हैं। अगर हम शब्द की बात करें, जिसकी लिटरल मीनिंग की बात करें, शाब्दिक अर्थ की, तो स्टैटिस्टिक्स को आप तीन अर्थों में यूज कर सकते हैं। एक है कि कौन व्यक्ति उसको, इस शब्द को यूज कर रहा है। दूसरा, इसका सिंगुलर और प्लूरल रूप क्या है, और इसकी प्रकृति क्या है ना। प्रकृति के आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं, इसके मीनिंग को। देखिए, स्टैटिक्स को जब कोई एक आम आदमी यूज करता है, लेमैन, बहुत इनफॉर्मल तरीके से स्टैटिक्स की बात करता है। उसका केवल जो मुख्य बिंदु जो होता है, वो उसके किसी चार्ट को, पाई को, इन चीजों को देख करके वही कहते हैं कि वही स्टैटिक्स है। या कोई टेबल में के रूप में कोई आंकड़ा दिया गया है, तो उसी को स्टैटिक्स समझता है। तो लेमैन के समझ में और किसी साइंटिस्ट की समझ में इस शब्द के फर्क फर्क मीनिंग है। साइंटिस्ट उसको एक सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ साइंस के रूप में या नॉलेज ऑफ स्टडी के रूप में डील करता है, और लेमैन स्टैटिक्स का मतलब केवल ग्राफिकल या टेबुलेटेड फॉर्म में जो डाटा रिप्रेजेंट होता है उससे भर लगाता है। तो कौन व्यक्ति यूज कर रहा है, इससे भी मीनिंग थोड़ी बदल जाती है। एक आम आदमी उसको दूसरे तरीके से यूज करेगा, और एक साइंटिस्ट उसका प्रयोग दूसरे तरीके से। उसी तरह से जब आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं, तो जब सिंगुलर फॉर्म की बात किया जाए, जब इसको ब्रांच ऑफ साइंस के रूप में देखा जाए या साइंटिफिक प्रोसेसेस के रूप में देखा जाए, कोई एक वैज्ञानिक प्रक्रिया चल रही है या विज्ञान की एक शाखा के रूप में जब आप इसको यूज करते हैं, तो आप सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। लेकिन जब आप स्टैटिक्स को कलेक्शन, कनेक्शन टू इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, कि डाटा को हम स्टैटिक्स को ऐसे देख रहे हैं जहां पर डाटा का कलेक्शन से लेकर के इंटरप्रिटेशन तक की बातें करी जाएंगी, तो उस स्थिति में स्टैटिस्टिक्स प्लूरल फॉर्म में दिखता है। सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग दोनों की एक ही है, सिंगुलर कहा जाए चाहे प्लूरल कहा जाए। और जब नेचर की बात कही जाएगी, तो दो तरह का नेचर इसका है, आर्ट का भी है और साइंस का। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ आर्ट एंड इट मे बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ साइंस। हाउ? जब आप सिंगुलर प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में स्टैटिक्स का स्पेलिंग एक ही है, लेकिन मीनिंग फर्क फर्क है। जब सिंगुलर फॉर्म की बात करेंगे, तो उसको आप साइंटिफिक प्रोसेस या ब्रांच ऑफ साइंस के रूप में लेंगे। जब आप प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे, प्लूरल फॉर्म में डाटा को आप खुद ही प्लूरल कह रहे हैं, डाटा अपने आप में प्लूरल है और सिंगुलर डेटम है। और यहाँ पर आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज की बात करते हैं, किसी घटना के जो कारक, कितने कारक हो सकते हैं, उनकी बात करते हैं। या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं, तथ्यों की जो भंडार है, या तथ्यों का जो
एग्रीगेशन है, जो संगठन है उसको कहते हैं, या कलेक्शन टू इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इन अर्थों में आप प्लूरल के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि डाटा प्लूरल के रूप में आपने यूज किया। किसी भी का घटना के घटित होने के काजेज को आप मल्टीप्लिसिटी, बहुत सारे काज बताते हैं, तो भी स्टैटिक्स की बात प्लूरल में होती है। जब कई सारे आंकड़ों को इकट्ठा करने की बात होती है तब भी आप इसको प्लूरल के रूप में कहते हैं। और जब कलेक्शन इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इस स्थिति में भी स्टैटिस्टिक्स प्लूरल फॉर्म में दिखाई देता है। वैसे ही साइंस और आर्ट्स के रूप में कैसे है, जब आप इसको आर्ट्स के रूप में कहते हैं तो एज ए आर्ट स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड एज टूल्स टू मैनिपुलेट द फैक्ट्स। तथ्यों में जोड़ तोड़ करने वाला कारक के रूप में हमें स्टैटिस्टिक्स दिखता है। तब उस स्थिति में वह आर्ट की तरीके, कैसे, जैसे आप कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपने कोई ग्राफ बनाया, कितना चित्रात्मक, अभी आप लोगों को ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, चार्ट, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, ऊंचाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बहुत सारे ग्राफ आपके सिलेबस में हैं। तो वो सारे जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से कितना अच्छा आर्ट आप बनाते हैं, कितना फ्री हैंड से आप कॉलम बना लेते हैं बिना स्केल की सहायता से, या स्केल की भी सहायता से आप कितना नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाते हैं, तो वो एक आर्ट है। या जब आप किसी प्रकार के इंटरेक्टिव चार्ट्स बनाते हैं जिससे इंटरेक्ट किया जा सके ऑडियंस के साथ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटरेक्टिव चार्ट्स जो हैं, ये सारे स्टैटिक्स की आर्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली स्टैटिक्स कैन बी यूज्ड एज अ साइंस। और साइंस का, जब आप साइंटिफिक मेथड्स की बात करते हैं, वैज्ञानिक विधियों की बात करते हैं, जैसे आपने कोरिलेशन की बात करी कि किन्हीं दो तथ्यों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध हैं, गणित के प्राप्तांक और कला के प्राप्तांकों में किस प्रकार का सहसंबंध है, क्या गणित का प्राप्तांक बढ़ने से कला का प्राप्तांक घटता है, या कला का प्राप्तांक बढ़ने से गणित का प्राप्तांक घटता है, या एक दूसरे से ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब इन चीजों को आप एक्सप्लेन करते हैं साइंटिफिक मेथड्स के रूप में, तो वहां पर वह एक साइंस के रूप में यूज, या जहां पे आप प्रतीपगमन या भविष्य कथन कहते हैं, रिग्रेशन और प्रिडिक्शन करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं किसी चीज के बारे में, तब वहीं पर यह स्टैटिस्टिक्स साइंस के रूप में दिखाई देता है। तो यह एक साइंस भी है, यह एक आर्ट भी है। इसी को आप सिंगुलर में, प्लूरल में, सभी तरीके से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री हमको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप एनपीसी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी चीजें आएंगी। तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि जो शब्द की ओरिजिन है स्टैटिस्टिक्स की, जो शब्द की ओरिजिन है वो पॉलिटिकल स्टेट से लिया गया है, या राजनीतिक राज्य से लिया गया है कि राजनीतिक राज्य में क्या चीजें थी, तो ओरिजिन ऑफ वर्ड स्टैटिक्स पॉलिटिकल स्टेट से लिया गया है। और दूसरा मीनिंग आप समझ सकते हैं कि आप इसको इन्फरेंशियल एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिक्स के रूप में समझ सकते हैं। तो दो तरह से इसका यूज होता है, एक वर्ड की ओरिजिन स्टैटिक्स कैसी थी और इन्फरेंशियल स्टैटिक्स कैसे डेवलप हुई। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक्स शब्द है वो तीन अलग अलग डिसिप्लिन से, या तीन अलग अलग भाषाओं की आप देन कह सकते हैं। जैसे इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा है, लैटिन वर्ड स्टेटस है, जर्मन वर्ड स्टेटिक है, और फ्रेंच वर्ड स्टेटिक है ना। ये जो आप अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से निरूपित किया गया। जैसे स्टेटिस्टा इटालियन वर्ड है, स्टेटस लैटिन वर्ड है, इसी से स्टेटिक्स डिराइव हुआ है। जर्मन वर्ड स्टेटिक है, जिससे ये स्टेटिक शब्द ड्रान हुआ है। उसी तरह से फ्रेंच वर्ड स्टेटिस्टिक है, जिससे स्टेटिस्टिक्स शब्द को माना जाता है कि ये यहाँ से निकला हुआ है। और इसका यूज, जो ये शब्द स्टेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द डाटा रिलेटेड टू अ स्टेट, किसी राज्य से संबंधित। जैसे किसी राज्य का इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, किसी राज्य का पॉपुलेशन डेमोग्राफी कैसी है, कितनी जनसंख्या है, उसमें महिला पुरुष, कितने युवा, कितने वृद्ध, कितने बच्चे हैं, ये सारी चीजें की, नंबर ऑफ सोल्जर्स, उस राज्य में कितने सैनिक हैं, मोर्टेलिटी कैसी है, बर्थ का रेट कैसा है, बर्थ डाटा कैसा है। तो ये सारी चीजों का लेखा जोखा रखना उस समय पॉलिटिकल स्टेट्स के लिए जरूरी होता था।
और वही बाद में बिकम स्टैटिक्स एंड यूज्ड फॉर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और बाद में वही स्टैटिक्स हो गया जिसमें आप डाटा का कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें उसमें रखते हैं। और जब इस मीनिंग की आप बात करते हैं हिस्ट्री की, तो इट इज मोर क्लोजर टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यह वर्णन प्रस्तुत कर रहा है आपको। जो भी आंकड़े आपके संबंध में है, चाहे वो इनकम एक्सपेंडिचर का हो, पॉपुलेशन डेमोग्राफी हो, सोल्जर्स के नंबर्स हो, मोर्टेलिटी की रेट हो, बर्थ की रेट हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से आपको उस स्टेट की, उस राज्य की वर्णन प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो ये जो मीनिंग है, ये काफी कुछ वर्णनात्मक सांख्यिकी से संबंधित है। इसके विपरीत जो इन्फरेंशियल एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये जो बात है, ये गैम्बलर्स की ओरिजिनेट की हुई है, जुआड़ियों की बनाई हुई है। क्योंकि एक बार गैलीलियो के पास सारे गैम्बलर्स गए, उन्होंने कहा कि हमको कोई ऐसा तरीका बताइए जिस तरीके से हम हर बार जुआ में जीत जाए। उस समय गैलीलियो काफी फेमस स्टेटिशियन थे। उनके पास गए कि आप हमको कोई ऐसा तरीका बताइए कि जितनी बार हम अपना दाव लगाएं हर बार हमारी जीत हो। तो वहां से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। और गैलीलियो ने उनको सजेस्ट भी किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की थियरी के आधार पर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ऐसे ऐसे करोगे, इसकी कितनी बार प्रोबेबिलिटी आने की संभावनाएं क्या हैं। तो उस प्रोबेबिलिटी के आधार पर उन्होंने सजेस्ट किया और वो जीते भी। तो ये जो घटनाक्रम है गैम्बलर्स का, यहाँ से उन्होंने प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत लगा करके बताया कि आप इस पे दाव लगाओ तो इस पे आप जीतोगे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने तो वो जीते। इस आधार पे स्टैटिस्टिक्स आगे बढ़ी। और फिर लेटर ऑन बाद में पास्कल, बर्नौली, गास, लाप्लास, बेकन और पियर्सन जैसे बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। और जो आजकल की आप मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, इसमें आधुनिक स्टैटिस्टिशियन का बहुत योगदान है, जिसमें गाल्टन, कार्ल पियर्सन और फिशर का नाम आता है ना। इन लोगों के नाम अभी आगे आएंगे आपको। कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप देखते हैं, फिशर का भी नाम आगे आता है एनोवा के लिए। तो ये सारे दो तरह से इस एस्पेक्ट को हम, इसकी वर्ड की ओरिजिन को, अगर इसके नेचर के एस्पेक्ट्स को अगर समझे, तो दो तरह से इसकी हिस्ट्री को हम समझ सकते हैं। अगर इंडियन रेफरेंस में ये तो बात हो गई पाश्चात्य देशों में कैसे स्टैटिस्टिक्स विकसित हुई। पॉलिटिकल स्टेट्स अपने राज्य के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए सारा कार्य करते थे। इसकी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री हमको अपने इंडियन लिटरेचर में भी, इंडियन हिस्ट्री में भी मिलती है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य चाणक्य ने लिखी थी, तो इसमें सारे जो अर्थशास्त्री आंकड़े हैं उनके बारे में कौटिल्य ने यहाँ पर चर्चा किया है। हालांकि वो आप प्योर स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते, सांख्यिकी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी उस तत्कालीन समय की जो अर्थशास्त्री आंकड़े हैं, उन अर्थशास्त्री आंकड़ों को अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, या राज्य में शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अपनी शास्त्र की रचना की, अर्थशास्त्र, वो उनके पुस्तकों में मिलती है, जो कि अपनी इंडियन ओरिजिन की है। ये कौटिल्य इंडियन ओरिजिन के रूप में आप इसको स्टैटिस्टिक्स की एक मॉन्यूमेंट या डॉक्यूमेंट की तरीके समझ सकते हैं। उसी तरह से चंद्रगुप्त के शासनकाल में, जो चंद्रगुप्त का जो व्यवस्था थी, चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था, उनके समय में भी चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में रहने वाली जितनी जनसंख्या थी, उन जनसंख्या को रिकॉर्ड करने का काम अपने समय में किया है। तो वो भी एक लेख मिलता है कि ये केवल गास का या लाप्लास का या गैलीलियो की देन नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और पहले मौर्य काल से ही या चंद्रगुप्त के समय से ही इस प्रकार के आंकड़ों का लेखा जोखा रखना शुरू हो गया था। इसका प्रमाण भी आपको मिलता है। जैसे टोडरमल का आप नाम सुने होंगे। मुगल सल्तनत में जब टोडरमल, राजा टोडरमल थे, तो इनको सबसे पहले बात कही जाती है कि इन्होंने टैक्स इंप्लीमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। पहले टोडरमल ने क्या किया कि मुगल सल्तनत में जितने प्रकार की जो खेती की भूमि थी, उस खेती की भूमि को इन्होंने अलग अलग उसके उत्पादन के आधार पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया। किसकी जमीन में कितना उपज होता है, क्या उपज होता है, उस उपज के आधार पे पहले इन्होंने पूरे
जो कृषि की भूमि थी, उस कृषि की भूमि को पहले क्लासिफाई किया अलग अलग प्रकार से, अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद उन्होंने ये देखा कि उस भूमि में क्या उपज होता है, प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन क्या है, और उस उत्पादन के आधार पे उन्होंने लगान लगाया। लगान जिसको आप टैक्स कहते हैं, है ना। जिसका ज्यादा प्रोडक्शन था उसको ज्यादा टैक्स देना होता था, जिसका कम प्रोडक्शन था उसको कम टैक्स देना देना पड़ता था। तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि क्लासिफाई करना, कृषि की भूमि को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करने के पश्चात उसके आधार पर कोई एक निर्णय निकालना कि किसको कितना टैक्स देना है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं सांख्यिकी की ही इम्प्लीमेंटेशन है, सांख्यिकी ही यूटिलिटी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो इंडियन हिस्ट्री में भी इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चाहे पाश्चात्य संस्कृति हो या आधुनिक हम अपने भारतवर्ष की संस्कृति की बात करें, काफी पीछे की हिस्ट्री की बात करें, या अभी अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी की आप बात करें, तो स्टैटिक्स हर जगह मौजूद है। आज की भी डेट में आप बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, और कौन कौन से फंड्स होते हैं, तो वो भी देखते हैं कि एवरीडे लाइफ में वो देखते हैं कि किसी कंपनी की ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से वो परचेज करते हैं उनके जो बॉन्ड्स होते हैं। तो ये अपने डेली लाइफ में भी लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो स्टैटिक्स का हर जगह प्रयोग है। और हम अपने जो अभी आप इस प्रश्न पत्र के लिए, डिजर्टेशन के लिए जो आप यूज करेंगे, वहां पर भी इसका जो संबंध हमारा होगा, हम स्टैटिक्स को इन्हीं 4 रूपों में देखेंगे कि हम कैसे आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसको कैसे वर्गीकृत करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विश्लेषण कैसे करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट्स पे हम जब दृष्टिपात करेंगे तो हमारा वो स्टैटिक्स का अपना एक फील्ड होगा। तो इंडियन हिस्ट्री में भी आपको इसके बहुत गहरे छाप आपको दिखाई देती है। बहुत तरह से आप स्टैटिक्स को, अलग अलग स्टेटिशियन ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे एक डेफिनेशन लॉविट की, उन्होंने डिफाइन किया है कि स्टैटिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जो हमारे सांख्यिकीय तथ्य हैं, उन सांख्यिकीय तथ्यों को वर्गीकृत और सारणी के रूप में बनाना, वो कहते हैं कि स्टेटिस्टिशियन है एज द बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन ऑफ फेनोमेना। कोई घटना घटित हुई, उस घटना से संबंधित यदि उसकी आप व्याख्या करना चाहते हैं, उसका वर्णन करना चाहते हैं, या किसी अन्य घटनाक्रम के साथ उसकी जब आप तुलना करते हैं, तो इन सारे कार्य करने के लिए जो भी आप सांख्यिकीय तथ्यों को वर्गीकृत कर रहे हो, उसको सारणी में रूप में व्यवस्थित कर रहे हो, उस ब्रांच को कहते हैं लॉविट की वो स्टैटिस्टिक्स। उसी तरह से क्रॉक्सटन और क्राउडेन ने भी इसको डिफाइन किया, स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड है द साइंस ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जो अभी पीछे बात हम आपसे करते चले आ रहे हैं। इन्होंने भी कहा है कि वो साइंस, वो वह साइंस है, वह विज्ञान है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या किया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने भी इसको डिफाइन किया है। सिमिलरली एक डेफिनेशन है फर्गुसन की, है ना, जॉर्ज ए फर्गुसन। इन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, इट डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा obtained by the conduct of survey and experiments. Its essential purpose is to describe and draw inference about the numerical properties of population. वही बात इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स वाली, जहां पर आप अनुमानात्मक सांख्यिकी लगाते हैं। फर्गुसन की जो डेफिनेशन है वो इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स के ज्यादा करीब है। इन्फरेंशियल का मतलब क्या, कि स्टडी कर रहे हैं स्टेटिस्टिक सैंपल की, कुछ सिलेक्टेड लोगों की, और उससे जो रिजल्ट आया, चाहे वो सर्वे के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया हो, या कोई प्रयोगात्मक स्टडी करी गई हो, उसके आधार पे जो भी आप उसके लिए जो भी आप डाटा इकट्ठा करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं,
जिसके आधार पर किसी जनसंख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया जा सके, कोई इन्फरेंस ड्रा किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ सैंपल। किसी प्रतिदर्श की अध्ययन करने के बाद यदि हम जनसंख्या के बारे में कोई आंकड़ा इकट्ठा करके उसके बारे में कोई जो कंक्लूजन ड्रा करते हैं, उस ब्रांच को स्टैटिक्स कहते हैं, फर्गुसन, है ना। ये ज्यादातर आपके इन्फरेंस स्टैटिक्स के बताते हैं। इस तरह से केंडाल की परिभाषा है, केंडाल ने एक कोरिलेशन के मेथड भी दिए थे। ये कहते हैं कि स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड which deals with data obtained by counting of measuring properties of population of natural phenomena। कोई भी प्राकृतिक घटनाक्रम जो घटित हो रही है जनसंख्या की, उससे संबंधित जिन गुणों को आप मेजर करते हैं और उसके आधार पे जो भी आप मेजर करके जो कंक्लूजन जो भी आप ड्रा कर रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में, उसको केंडाल कहते हैं कि वही साइंटिफिक मेथड है, वही स्टैटिक्स है। एक और डेफिनेशन, और सारी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी उसमें, आप बुक्स में और भी देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हमने यहाँ पे की कोशिश की है। इसके आधार पे आप स्टैटिक्स की कुछ नेचर बता सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि यह साइंस और आर्ट दोनों है, यह सिंगुलर प्लूरल दोनों रूपों में यूज होता है इस शब्द का प्रयोग। इसको प्योर ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, प्योर एंड अप्लाइड साइंस, तीनों तरह के कह सकते हैं। प्योर ब्रांच ऑफ साइंस के रूप में भी है, मतलब ये ब्रांच ऑफ साइंस है, प्योर अप्लाइड दोनों। जब आप कोई स्टैटिक्स का कोई फॉर्मूला जब आप विकसित करें, है ना, जैसे स्टैटिक्स में क्या है कि कोई किसी चीज को मेजर करने का पहले से कोई फार्मूला नहीं है या कोई तरीका नहीं है और आपने इजाद कर दिया, तो उस स्थिति में आप एक प्योर ब्रांच बन गई। आपने नए सिद्धांत दिए, नए नियम दिए, या कभी कभी आप स्टैटिक्स पे जो पहले से नियम कायदे कानून बने हैं, जो स्टेटिस्टिकल मेथड अवेलेबल हैं, उन स्टेटिस्टिकल मेथड्स को प्रयोग करके, अप्लाई करके आप कोई रिजल्ट, कोई कंक्लूजन ड्रा कर रहे हो, तो दोनों तरह से आप यूज करते हैं। प्योर ब्रांच ऑफ साइंस भी है और अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइंस भी। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ब्रांच ऑफ साइंस के रूप में आप कहते हैं कि प्योर ब्रांच तब होगी जब आप कोई नई स्टैटिस्टिकल मेथड इजाद करें। जैसे हमने आपसे कहा कि पियर्सन के पहले किसी और किसी ने प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में नहीं कहा था, तो उन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में दिया, तो वो प्योर स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच हो गई। या स्पीयरमैन ने रैंक ऑर्डर दिया, वो एक अलग ब्रांच हो गई। या फिशर ने एनोवा के बारे में कहा, वो एक अलग उन्होंने मेथड बताया। तो जब इस तरह के मेथड्स आप इजाद करते हैं जिसके आधार पे आप उसको अप्लाई कर सकें, तो वो प्योर साइंस के रूप में हो जाता है, क्योंकि आपने एक सिद्धांत दिया, आपने कोई एक तरीका बताया जो पहले कोई नहीं जानता था, पहले कोई उस तरह से नहीं करता था, तो उस स्थिति में वो प्योर साइंस है। और आपने जब एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, कोई एक मेथड इजाद कर दिया, उस मेथड के आधार पे आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसका एप्लीकेशन आप अप्लाइड फील्ड में किया। आप स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करें और पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस ड्रा कर लिए, तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच हो। तो दोनों तरह से आप प्योर साइंस में और अप्लाइड साइंस में दोनों तरह से इसका यूज करते हैं। और जो डाटा इसमें यूज होता है वो डाटा दो तरह का हो सकता है, न्यूमेरिकल डाटा ही है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। इसको आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज के रूप में, इसका एक नेचर है कि किसी भी घटनाक्रम के बहुत सारे कारकों के बारे में जब स्टडी करते हैं तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज के बारे में बताता है। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स हैं, तथ्यों की बहुत सारे एक जमघट है, संगठन है। और स्टैटिक्स का एक नेचर ये भी है कि कलेक्शन, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हम स्टैटिक्स की नेचर के अंतर्गत है। ये इसकी प्रकृति है कि ये जब कहीं डाटा होगा तो उसको आप कलेक्ट करेंगे, टेबुलेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। बहुत प्रकार के ग्राफ हैं, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो ये सारी चीजें इसमें हैं।
और स्टैटिक्स का नेचर है कि इट डील्स विथ न्यूमेरिकल डाटा ओनली, यह केवल संख्यात्मक आंकड़ों से ही इसका लेना देना है। अब संख्यात्मक दो तरह से, काउंटेबल, मेजरेबल, पहले हमने आपसे चर्चा किया है। तो अगर हम स्टैटिक्स की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर इसका संबंध जो होगा वो संख्यात्मक आंकड़ों से होगा, जहां पर किसी भी गुण या विशेषता को आप या तो काउंट कर सकें, गिन सकें, या उसको मेजर कर सके, माप सके ना। तो इस तरह से आप इसको, इसके नेचर को समझ सकते हैं। अब फंक्शन के आधार पर कि सांख्यिकी करती क्या है, इसके आधार पर कुछ लोगों ने अलग अलग प्रकार के स्टैटिक्स को क्लासिफाई किया है ना, कि क्या करता है ना, फंक्शन के बेस पे उसके प्रकार के आधार पे स्टैटिक्स कुछ प्रकार बताए गए। जैसे एक है थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप सैद्धांतिक सांख्यिकी कहते हैं। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं। तीसरा है कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप सहसंबंधात्मक सांख्यिकी कहते हैं। एक है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप अनुमानात्मक सांख्यिकी कहते हैं। एक है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप अनुप्रयोगात्मक सांख्यिकी कहते हैं। एक है प्रेडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप भविष्य कथन सांख्यिकी कहते हैं। और एक है इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप निगमनात्मक सांख्यिकी कहते हैं। ये है क्या? देखिए, कंफ्यूज करने की बात नहीं है। हो सकता है किसी बुक में अगर आप देखें तो वो अलग प्रकार से क्लासिफाई किया है ना, हो सकता है वहां पे दो चार तरीके से। तो हो सकता है कोई कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्रिप्टिव में ही सम्मिलित किया हो। तो ये कंफ्यूज करने की बात नहीं है, कोई बहुत एयर टाइट पैकेट नहीं है कि आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी ने किसी को एक अलग स्पेसिफिक तरीके से कैटेगराइज कर दिया हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्रिटिकल स्टैटिस्टिक्स क्या है? जब आप कोई फॉर्मूला डेवलप करते हैं, जैसे अभी हमने आपको प्योर स्टैटिक्स की बात करी, थ्योरेटिकल को ही आप प्योर भी कह सकते हैं या फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, जहां पर किसी समस्या से संबंधित कोई सूत्र विकसित करने की बात हो। आप कोई सूत्र विकसित करना चाहते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम से संबंधित आपने फार्मूला विकसित किया, जैसे प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सूत्र विकसित किया, जैसे टी टेस्ट का स्टूडेंट ने फार्मूला विकसित किया। तो इस प्रकार की सांख्यिकी जहां पर कोई एक सैद्धांतिक सूत्र विकसित किए जाते हैं, वो थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है या सैद्धांतिक सांख्यिकी कहलाता है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उस प्रकार की सांख्यिकी जहां पर न्यूमेरिकल डाटा के वर्णन प्रस्तुत किए जाते हैं। जो भी आपके संख्यात्मक आंकड़े हैं, उन संख्यात्मक आंकड़ों के जब वर्णन प्रस्तुत करें, जैसे हमने पिछली बार भी आपसे बताया था, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इस तरह की जब बातें आती हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। ये आंकड़े आपकी क्या कह रहे हैं, उन आंकड़ों से क्या वर्णन किया जा सकता है, उस प्रकार की ब्रांच को आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में रखते हैं। तीसरा है कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। और कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स क्या है? जब किन्हीं दो चरों के बीच सहसंबंध को जानने की कोशिश की जाती है। जैसे हमने कहा, गणित के प्राप्तांक और क्या कहते हैं, कला के प्राप्तांक में क्या सहसंबंध है, या लड़के लड़कियों की शैक्षिक उपलब्धि के बीच क्या सहसंबंध है। इस तरह के जब आप कोई कोरिलेशंस निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अनुमानात्मक सांख्यिकी। जब आप इन्फरेंस ड्रा करते हैं पॉपुलेशन के बारे में सैंपल के द्वारा, आप पूरे जनसंख्या की स्टडी नहीं करते, पूरे जनसंख्या का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस जनसंख्या में से कुछ लोगों को प्रतिदर्श के रूप में, न्यायादर्श के रूप में चुनते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। और उनके अध्ययन करने के पश्चात प्रतिदर्श से निकाले गए परिणामों को, फाइंडिंग्स को आप जनरलाइज करते हैं पूरी पूरी जनसंख्या के ऊपर। जब इस प्रकार के आप स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या अनुमानात्मक सांख्यिकी कहलाता है। अप्लाइड सांख्यिकी नीड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। जब किसी इस तरह की जो अप्लाइड सांख्यिकी है, जब आप प्योर स्टैटिक्स की या थ्योरेटिकल स्टैटिक्स की जो एप्लीकेशन है उसको आप
पॉलिटिक्स के, जैसे अभी चुनाव होने वाला है, चुनाव में आप किसी का रुझान जान करके आप भविष्य कथन कहेंगे कि ये जीतेंगे, वो जीतेंगे, ये हारेंगे, है ना। वो हो सकता है सही भी हो, गलत भी हो। तो यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में या अर्थ के क्षेत्र में या कमर्शियली, इंडस्ट्रियली, एजुकेशन में जब उन चीजों को आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। उसी तरह से प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जिसको आप प्रिडिक्शन अबाउट द इंसिडेंट ऑफ फ्यूचर, जब किसी भविष्य में होने वाली किसी घटनाक्रम के बारे में आप पहले से पूर्व कथन करते हैं तो वो आपका प्रिडिक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसी में ब्लॉकचेन को समझ सकते हैं। आज आप जो साइट विजिट करते हैं, जिस साइट पे आ जाएंगे तो उससे रिलेटेड साइट को खुद ब खुद आपको गूगल दिखाने लगता है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स के कहीं ना कहीं उस चीजों को यूज करता है। इसी तरह से इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जहां पर आप जनरल इन्फरेंस फ्रॉम द स्मॉल इंसिडेंट्स, छोटे छोटे घटनाक्रमों के आधार पर किसी बड़े, कोई सामान्य घटनाक्रम के बारे में कोई इन्फरेंस निकालना इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो ऐसे और भी बुक्स में और भी प्रकार के आपको प्रकार मिल जाएंगे, लेकिन जिनसे आपको थोड़ा जानना चाहिए, जिनका आपसे डिजर्टेशन में आपके शोध से संबंध हो सकता है, उन कुछ चीजों को यहाँ पर हमने आज रखे। तो इतने प्रकार के स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं। आप लोगों के अगर और कोई प्रश्न हो तो, इतने से अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हो गया कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है। अब डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, या जो आंकड़े आपने इकट्ठा किए या जो अभी आप अपने डिजर्टेशन के लिए इकट्ठा करेंगे, उस डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अर्थात आपके आंकड़े किस प्रकार से वितरित हैं, उन आंकड़ों के वितरण के आधार पर भी स्टैटिस्टिक्स को दो तरह से आप समझ सकते हैं, या दो तरह से उसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। एक को आप कहते हैं अविधारणा युक्त सांख्यिकी, या इसी को आप प्राचलिक सांख्यिकी भी कहते हैं, और दूसरा है अविधारणा मुक्त सांख्यिकी, या इसको आप अप्राचलिक सांख्यिकी भी कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, आपका डाटा या आपका आंकड़ा वितरित किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, अर्थात आंकड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, आंकड़ों के वितरण के आधार पे सांख्यिकी को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक को आप प्राचलिक सांख्यिकी कहते हैं और दूसरे को आप अप्राचलिक सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे कि क्या है ये प्राचलिक सांख्यिकी और प्राचलिक सांख्यिकी। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, यहाँ से आप और इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आज के प्रेजेंटेशन से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग 5-10 मिनट में उस पर चर्चा करेंगे। बताइए, 8 मिनट है हम लोगों के पास। पैरामीट्रिक सर, हम लोग जैसे बहुत सारे स्टैटिक्स यूज कर रहे हैं, जैसे एनोवा वगैरह, टी टेस्ट वगैरह, तो इट मींस हम लोग अप्लाइड वाला यूज कर रहे हैं ना, अप्लाइड बिल्कुल स्टैटिक्स। क्योंकि पहले से जो मेथड्स इजाद किए जा चुके हैं, जो खोजे जा चुके हैं, उसी को आप अपने डिजर्टेशन में एज सच यूज कर रहे हैं। आप थियोरेटिकल स्टैटिक्स नहीं यूज कर रहे हैं। थियोरेटिकल में तो आप कोई फार्मूला तो आप बनाएंगे नहीं, किसी फार्मूला को आप डेवलप तो नहीं करेंगे। वो जो काम है वो प्योर स्टैटिशियंस का काम है, जो प्योर स्टैटिक्स पढ़ते हैं, जो नए नए फार्मूले, नए नए प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए जो काम करते हैं, वो स्टैटिशियंस का काम है। हम लोग जो स्टैटिक्स यूज करेंगे वो ऑलरेडी थियोरेटिकल जो स्टैटिक्स ने काम कर दिया है, जो फार्मूले उन्होंने जो विकसित कर दिए हैं, उन फॉर्मूलों के आधार पे या उन सूत्र के आधार पे हम उसका अनुप्रयोग करेंगे अपने जो हमारा डाटा है उसकी एनालिसिस में। तो यूं कहें कि हम लोग स्टैटिक्स का प्रयोग एज अ डाटा एनालिसिस करेंगे,
है ना, हम आंकड़ों के विश्लेषण में उस सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा सही है। इसीलिए इस पेपर का भी नाम डाटा एनालिसिस है या आंकड़ा विश्लेषण, प्रदत्त विश्लेषण रखा गया होगा। और किसी का? जो थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स है वो प्योर स्टैटिस्टिशियंस के काम है, जो किसी फार्मूले को इजाद करते हैं, जैसे पियर्सन ने किया, फिशर ने किया या स्टूडेंट ने किया, तो वो एक अलग ब्रांच है। उससे हम लोग तो अप्लाइड वाले ब्रांच पे बात करें। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं? कोई बताएगा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में क्या अंतर है? क्या है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, यदि आप देखे हो तो? सर पैरामेट्रिक में जब हमें पॉपुलेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे हम कोई भी सैंपल यूज कर रहे हैं, तो जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपल यूज कर रहे हैं तो उसमें पूरे पॉपुलेशन की हमारे पास लिस्ट होगी। जैसे स्ट्रेटिफाइज यूज करेंगे हम तो उसमें पूरे पॉपुलेशन की लिस्ट होगी, तो इट मीन्स हमें पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी है, तो वो पैरामेट्रिक हो जाएगा। जिस जिसमें हमें पॉपुलेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स आ जाता है। जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज करते हैं। सर यस सर। पैरामेट्रिक में अगर हमारा हाँ, एक एक करके बताइए। हाँ बताइए शिवम, कुछ कह रहे हैं। सर अगर हमारा सैंपल प्रतिनिधित्व करने वाला है यानी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है तो हम पैरामेट्रिक स्टैट्स का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सैंपल क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स का प्रयोग करेंगे। नहीं, ये बात तो आपने सही कही शिवम, वो तो ठीक है, हम प्रयोग करेंगे, बात तो सही है आपकी कि हम प्रयोग तो करेंगे जब रिप्रेजेंटेटिव हो या नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि पैरामेट्रिक कहेंगे किसे, क्या है पैरामेट्रिक सर जब और जैसे नॉन हम कोई पैरामेट्रिक भी क्या है? जी सर हाँ हाँ, पैरामेट्रिक में सर बताइए। हम पूरी की पॉपुलेशन को ले लेंगे जैसे, तो वो पैरामेट्रिक हो जाएगी। उसमें सर हम सैंपल नहीं लेंगे, जैसे हम किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 को ही ले लिए तो वो पैरामेट्रिक है सर। अगर उसकी सैंपलिंग कर ली 20 ले लिए 25 ले लिए तो सैंपलिंग के हिसाब से सर वो नॉन पैरामेट्रिक हो जाएगा। सर जहाँ जनसंख्या का ऐसी बात पता है। होगा वो पैरामेट्रिक होगी और जनसंख्या का पता नहीं होता है वो नॉन पैरामेट्रिक होगी। यस सर, जहाँ रैंडम सैंपलिंग होगी वहाँ जनसंख्या का पता नहीं पैरामेट्रिक होगा। हाँ महेश। जहाँ रैंडम सैंपलिंग की जाती है वहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट उपयोग किया जाता है। और पैरामेट्रिक का अर्थ भी रैंडम से रिलेटेड होता है कि जितना अपना पॉपुलेशन है, और जब हम सैंपल का चयन करेंगे तो उसमें हर एक जो भी पॉपुलेशन के मेंबर हैं उन सभी का चांसेस रहेगा सिलेक्ट होने का सैंपलिंग में। तो ये पैरामेट्रिक होता है। नॉन पैरामेट्रिक में जब नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है तो वहाँ पर किया जाता नहीं, ये तो सैंपलिंग की बात कर रहे हैं। सर सिंपली जब हमें पॉपुलेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी उसकी लिस्ट होती है, तो वो पैरामेट्रिक होता है। पॉपुलेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जैसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसकी, जैसे हम ट्रीज पे स्टडी कर रहे हैं तो उसमें नहीं पता कितने प्रकार के ट्रीज हैं, कौन कितना बड़ा, मतलब वो जो भी फॉरेस्ट है कितना बड़ा है, तो पॉपुलेशन के बारे में हमें नहीं पता, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है। कितने लोग सहमत हैं जया की बात से? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा कि क्या होता है। हमने एक बार क्लास में आपसे चर्चा भी किया था। सर यही पता है कि सर पूरी पॉपुलेशन पर जब हम स्टैटिक्स लगाएं तो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, जब हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर स्टैटिक्स लगाएं तो उसे पैरामेट्रिक कहेंगे, और जब हम पॉपुलेशन से सैंपलिंग करें तो उसको वो बोलेंगे सर, क्या बोलते हैं, नॉन पैरामेट्रिक। चलिए, इसको आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट टर्न पे हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक।
इसको आप लोग डिटेल में थोड़ा देखिएगा कि वास्तव में है क्या। थैंक यू सर।